वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा लैब स्टडी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीआरई के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। हमारे जो पहला क्वेश्चन है, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर ईएसआर। ईएसआर का मतलब क्या होता है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यहाँ पर ऑप्शन दिया है हेपारिन, ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम ऑक्सलेट। ये सर क्या होता है? ये सर का मतलब होता है प्लाज्मा में जो आरबीसी रहता है वो कितना जल्दी सेटल डाउन होता है, उसका जो रेट है वही एस्टिमेट करते हैं ईएसआर के ज़रिए। या फिर जो ऑप्शन दिया है हेपारिन, हेपारिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है ईएसआर के लिए। ईडीटीए थोड़ा आरबीसी को सिंक करता है, जो सूटेबल नहीं है ये सर के लिए। सोडियम साइट्रेट, इसका राइट आंसर होगा सोडियम साइट्रेट, क्योंकि सोडियम साइट्रेट जो है आरबीसी का जो मॉर्फोलॉजी है उसको प्रिजर्व करता है। ये सर के लिए आरबीसी का मॉर्फोलॉजी जो है वो प्रिजर्व करना मस्ट होता है। ये सर में सोडियम साइट्रेट 3.8% में यूज़ किया जाता है। जो सोडियम साइट्रेट का रोल है आरबीसी का स्ट्रक्चर जो है प्रिजर्व करना, इसके साथ क्लॉटिंग को प्रिवेंट करना। सोडियम साइट्रेट ज़्यादातर वेस्टर्न की जो मेथड होता है ये सर एस्टिमेशन के लिए, उसमें यूज़ किया जाता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कंडीशन इज द रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज्ड। पहला ऑप्शन है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और ल्यूकेमिया। रेटिकुलोसाइट का मतलब क्या होता है? रेटिकुलोसाइट एक इमेच्योर आरबीसी होता है। रेटिकुलोसाइट बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होता है। ये एक आरबीसी का प्रीमेच्योर फॉर्म होता है। जो इमेच्योर आरबीसी होता है रेटिकुलोसाइट होता है। बोन मैरो डिफरेंट स्टेज से एक मैच्योर आरबीसी बनाता है। इसका जो आरबीसी का पहला स्टेज है रेटिकुलोसाइट, इसका राइट आंसर होगा हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है बॉडी के अंदर, उसमें हीमोलाइसिस होता है, मतलब आरबीसी टूट जाता है, जिसके ज़रिए हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन आरबीसी के मात्रा कम हो जाता है। तब हमारे जो बोन मैरो है वो एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करता है, जिसके ज़रिए आरबीसी के साथ साथ रेटिक्यूलोसाइट भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। रेटिक्यूलोसाइट के नॉर्मल रेंज होता है 0.5 से 2%। और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मीन्स आयरन के घाटती हो जाना, जिसके ज़रिए एनीमिया कॉज होता है। हमारे जो आरबीसी का मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन से ही बनता है। आयरन उसमें लगता है, जो हीम पार्ट है उसमें आयरन लगता है, और आयरन की घटती के ज़रिए हमारे जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है वो भी
डिक्रीज हो जाता है। सो आरबीसी के प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के साथ साथ रेटिकुलोसाइट काउंट भी कम ही रहता है, मतलब इसमें कोई चांस ही नहीं है। और एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया एक कंडीशन होता है जहाँ पर हमारे जो बोन मैरो है उसका जो स्टेम सेल है, जो डिफरेंट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, उसमें सप्रेशन दिखा जाता है। मतलब बोन मैरो ब्लड सेल बना ही नहीं पाते। तो यहाँ पर आरबीसी के साथ साथ रेटिकुलोसाइट भी कम होता है एप्लास्टिक एनीमिया में। द नेक्स्ट वन इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में जो स्टेम सेल होता है वह फिर मतलब म्यूटेशन के ज़रिए ब्लड सेल ज़्यादा हो जाता है और आरबीसी कम हो जाता है। इसके बाद आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरबीसी इंडेक्स। इसमें कौन सा आरबीसी इंडेक्स नहीं है? एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसका राइट आंसर होगा PCV, क्योंकि MCV, MCH, MCHC ये आरबीसी के इंडिसेस होता है, क्योंकि MCV जो है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, इसके ज़रिए हम आरबीसी के साइज जो है ये पता लगाते हैं। MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना रहता है पर आरबीसी इसको इंडिकेट करता है। और MCHC जो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, ये हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी में कितना रहता है इसको इंडिकेट करता है। और नेक्स्ट जो है PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम मीन परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, मतलब ब्लड में कितना परसेंट आरबीसी रहता है इसको इंडिकेट करता है। सो किसी भी आरबीसी के इंडिसेस नहीं है, ये पूरे पैक्ड सेल का इंडिसेस है जो ब्लड में पैक्ड सेल रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सैंपल इज बेस्ट फॉर एस्टिमेटिंग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज? रैंडम ब्लड, वेनस ब्लड, कैपिलरी ब्लड, सीरम आफ्टर मील। या फिर बोला है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए कौन सा सैंपल बेस्ट होता है? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मीन फास्टिंग, जो हम फास्टिंग में देते हैं ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस के लिए। सो रैंडम ब्लड इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज यहाँ पर बोला है कि फास्टिंग जो खाने के आगे दिया जाता है। वेनस प्लाज्मा, obviously plasma is required for fasting blood glucose estimation, and venous plasma is important and also recommended by WHO and ADA. ADA means American Diabetic Association. So capillary blood is not standardized. कैपिलरी ब्लड सिर्फ हम जो ग्लूकोमीटर है रिफ्लेक्टेंस फोटोमेट्री के ज़रिए जो ग्लूकोमीटर में एस्टिमेट करता है ब्लड ग्लूकोज, उसमें यूज़ किया जाता है। सीरम आफ्टर मील सीरम तो नहीं यूज़ करते हम, प्लाज्मा ही यूज़ करते हैं। प्लाज्मा फ्लोराइड प्लाज्मा यूज़ करते हैं, सीरम तो यूज़ नहीं कर सकते। और आफ्टर मील OPP हो जाता है और ग्लूकोज का जो मात्रा है वो अल्टर होता है। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में फास्टिंग मैंडेटरी होता है।
The next question is urea is synthesized in which cellular site of hepatocyte? Cytoplasm only, mitochondria only, both mitochondria and cytoplasm, endoplasmic reticulum. सो यूरिया साइकिल जो होता है उसके जो फर्स्ट 2 स्टेप है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हेपाटोसाइट के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें फर्स्ट 2 स्टेप होता है, नेक्स्ट रिमेनिंग जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन होगा बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म।